आप सब पर सलामती हो। अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ है, साए ढलने चराग जलने लगे, लोग अपने घरों को चलने लगे। इतनी पुरपेच है भंवर की गिरा, जैसे नफरत दिलों में पलने लगे। दूर होने लगी जरस की सदा, कारवां रास्ते बदलने लगे। उसके लहजे में बर्फ थी लेकिन छू के देखा तो हाथ जलने लगे। उसके बंद केबा के जादू से सांप से उंगलियों में चलने लगे। राह गुम करदा तायरों की तरह फिर सितारे सफर पे चलने लगे। फिर निगाहों में धूल उड़ती है, अक्स फिर आईने बदलने लगे। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बात होगी जो कल बजट तश्कील पाना है और बजट की जो सिफारिशात हैं उसमें क्या चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं। दूसरी बात सियासी मंजरनामे के ऊपर होगी कि जिसको ब्रेक लगाने के लिए, जिस अमल को ब्रेक लगाने के लिए कोशिश की गई थी और वो कोशिश रायगा गई कि एक जगह पे एक पटिशन दायर थी, एक ट्रिब्यूनल था और ट्रिब्यूनल जब फैसला करने की नहज तक पहुंचा तब एतराज़ात उठाए गए और इलेक्शन कमीशन को वो एतराज़ात भिजवाए गए। अब इलेक्शन कमीशन पे भी एतराज़ात थे और इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल ही तब्दील कर दिया। अब इसके ऊपर एक नया स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और जो अगली समत को तय करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी की ट्रिब्यूनल की तब्दीली के सेक्शन के खिलाफ दरखास्त के ऊपर समाअत हुई है। अब उसमें जो रिमार्क्स दिए गए हैं बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शुएब शाहीन जो थे वो आज पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पे समाअत के दौरान सवाल एक उठाया। वो सवाल बुनियादी था कि जो ट्रिब्यूनल था उससे मुतल्लिक नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं है तो मीडिया के पास कहां से आया। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो ट्रिब्यूनल्स आपने बनाए, एक बहावलपुर का और एक रावलपिंडी का। जिन ग्राउंड्स के ऊपर आपने तब्दीली की है उस पर अदालत को मुतमईन करना होगा। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इस तरह की चीजों से आप नया प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज के तबादले से मुतल्लिक रिकॉर्ड जो था वो इब्तदाई तौर पे 2 बजे तलब किया कि 2 बजे तक आप रिकॉर्ड लेके आ जाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैं इन दरखास्तों को 2 बजे सुनूंगा और अगर मैंने जज को नामजद किया है तो यकीन और भरोसे के साथ किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को यह हिदायत की कि दरखास्त गुजारों को फैसले की सर्टिफाइड कॉपीज भी दे दें और नए ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन भी आप लेके आए। बाद में जब उन्होंने ये मोहलत दी और मोहलत देने के बाद समाअत जब दोबारा शुरू हुई है तो वकील फैसल चौधरी थे, उन्होंने कहा कि हमने दरखास्त दायर कर दी है, उस पर एतराज लगाया। चीफ जस्टिस ने डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाया कि आप तो इतने सीनियर वकील हैं और आपके होते हुए ऐसे फैसले कैसे आ गए। आपने जो ट्रिब्यूनल तब्दील किया है वो मुझे यहां पर बताएं कि किस बुनियाद के ऊपर तब्दील किया। अब देखने की बात यह थी कि ट्रिब्यूनल जो था उसमें हाजिर सर्विस जज थे। अब एक नई तरमीम के बाद रिटायर्ड जजेस के ऊपर ट्रिब्यूनल बनाने की बातें होने लगी। चीफ जस्टिस ने आज ये कहा है कि बात यह है कि आप एक नई ज्यूरिडिक्शन बना रहे हैं, आपको अगर प्रोसीजर पे एतराज था, प्रोसीजर पे मसला था तो उसको अदालत के अंदर आप चैलेंज करते। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस मौके पे कहा कि हम अदालत की मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी मुआवनत की हमें जरूरत नहीं है। फैसल चौधरी साहब ने इस मौके पे कहा कि इलेक्शन कमीशन जो चाहे वो नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक काम करना है और इस अदालत के सैकड़ों फैसले इसके ऊपर मौजूद हैं। इससे पहले लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जब ये उन्होंने दरखास्त दायर की थी, उन्होंने कहा जी कि देखें ये अदालत से मुतल्लिक नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं, इलेक्शन कमीशन ही इस बारे में जवाबदीद है कि वो तब्दील कर सकता है या नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने आज डीजी लॉ से सवाल किया, आप सीनियर आदमी हैं, ये फैसला हुआ है तो आप रिकॉर्ड वापस मांग रहे हैं, ये कैसे किया? ट्रांसफर करने का, इख्तियार करने का आपके पास तो कोई मौजूद नहीं है उधर, लेकिन आपने रिकॉर्ड वापस मंगवाकर आप जज को भी ना सुन सके। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पे इजहार बरहमी करते हुए कहा कि जो दरखास्त गुजार गए ये उनका काम है, आपका काम नहीं है। ये सोच समझ कर बहस कीजिएगा कि जो आप डिफेंड कर सकते हैं वही डिफेंड करें। मुझे उनके इख्तियारात का भी पता है और अपने इख्तियारात का भी पता है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल उठाया कि पांव पर कुल्हाड़ी मारनी है तो बता दें, मैं अभी फैसला मुअत्तल करके रिकॉर्ड वापस मंगवा के ट्रिब्यूनल को बहाल कर देता हूं, अगर आप यही चाह रहे हैं, पांव पे मार लें कुल्हाड़ी। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि जो मकसद आप हासिल करना चाह रहे हैं ना वो मैं नहीं होने दूंगा। सोच समझ कर बहस करिएगा,
कोई इख्तियार नहीं था कि आप फाइल को मंगवाते, क्योंकि इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने स्टैंड लिया है। अदालत ने यह कहा कि ट्रांसफर अथॉरिटी आपके पास है, मगर आप रिकॉर्ड कैसे मंगवा सकते हैं? आपने तीनों केसेस का रिकॉर्ड मंगवा लिया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद के ऊपर आपने ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सो मोटो पावर के तहत यह इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत ने फिर एक बात की, उन्होंने कहा यह इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कोई दरखास्त आनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस मौके के ऊपर यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर करने से पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड कैसे मंगवाया? हमारे पास रोजाना ट्रांसफर की दरखास्तें आती हैं, हम तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाते कि रिकॉर्ड लेके आए वो जांचेंगे ट्रांसफर करना है कि नहीं करना। आपने रिकॉर्ड वापस मंगवा लिया ताकि ट्रिब्यूनल की कार्रवाई जो है वो आगे ना बढ़ सके, वहीं पर रुक जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज के केस में यह भी रिमार्क्स दिए कि यह रवैया जो है यह नाकाबिले बर्दाश्त है। जिसने दरखास्त दी उसका काम था कि वो रिकॉर्ड साथ लगाता। इलेक्शन कमीशन ने अगर सारा कुछ करना है, उन्होंने खुद कुछ नहीं करना। इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल तब्दीली का इख्तियार है, लेकिन ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर आपने ये तब्दील कर दिया? इलेक्शन कमीशन के पास सुमोटो कार्रवाई का इख्तियार नहीं है, वो नहीं कर सकता। फिर शुएब शाहीन साहब जो पेश हुए थे, खुद भी वो दरखास्त गुजार है, उन्होंने कहा कि 7 दिनों में जवाब जमा कराना होता है। इन्होंने 3 से ज्यादा समातें ली। चीफ जस्टिस साहब ने फिर सवाल उठाया कि फरीकैन का काम यह था कि जवाब जमा करना, क्यों नहीं कराया? शुएब शाहीन साहब ने कहा कि एपेलेट ट्रिब्यूनल जज ने तो ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया था। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने उनको कई मौके दिए, इनसे जवाब मांगा, मगर इन साहिबान ने जवाब ही जमा नहीं करवाया। शुएब शाहीन साहब ने इस्तदलाल किया कि एपेलेट ट्रिब्यूनल ने तो इनसे फॉर्म 45 और बयान हल्फी जमा करने का कहा था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नोटिस पर इन्होंने जवाब ही जमा नहीं करवाया। वकील राजा खुर्रम नवाज ने कहा कि हमने जवाब जमा कराया। अदालत ने फिर सवाल उठाया कि आपने तो कहा है कि आपको सुनने का मौका नहीं दिया गया, तो आप कह रहे हैं कि आपने जवाब जमा करवाया। तो जब आपको सुनने का ही मौका नहीं दिया गया तो फिर जवाब को कैसे जमा करवाया गया? शुएब शाहीन साहब ने कहा कि पहला एतराज यह किया गया कि ट्रिब्यूनल के जज जो हैं वो मुतासिब हैं। हम पर एतराज था कि ये वकील हैं, इनको फेवर मिलेगी। जज पर गलत इल्जामात लगाने वाला जेल जाएगा। चीफ जस्टिस बोल के कहते हैं कि वो 5 साल के लिए नाहल भी होगा जिसने जज पर गलत इल्जामात लगाए हैं। फिर शुएब शाहीन ने मुख्तलिफ अदालती नज़ीरों के हवाले देने शुरू कर दिए और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की सदा करते हुए कहा कि ट्रायल आगे होना है, इशूज फ्रेम होने हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कहा था कि जिसने भी गलत बयान हल्फी दिया तो जेल भेज दूंगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल के उस ऑर्डर से ये डर के भाग गए, क्योंकि हमें याद है कि जज साहब ने जो एपेलेट ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी जिन पे थी, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्होंने कहा मैं बड़ा अभी नर्म रवैया अपना रहा हूं, 15,000 रुपये जुर्माना कर रहा हूं, मैं जेल भी भेज दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ट्रिब्यूनल को हदायत दे सकता हूं कि वो फाइनल ऑर्डर ना करे। शुएब शाहीन ने कहा कि आप आईनी ओहदे पर फाइज हैं, आगे छुट्टियां हैं, इन्होंने जवाब देना है, फिर ट्रायल शुरू होना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा क्या कह दिया जिससे ये डर गए? शुएब शाहीन साहब ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने कहा था कि जिसने भी गलत बयान हल्फी दिया तो जेल भेज दूंगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर से ये डर के भागे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फिर इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा जी ये आपने तौहीन अदालत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मेरे जज पर इल्जामात लगाए गए तो अदालत उसको सीरियस लेगी, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये जज के मुतासिब का इल्जाम लगाया, मैं उसको तौहीन अदालत का नोटिस ना क्या जारी करूं? खुदा का खौफ करें कि आप हाई कोर्ट के जज के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जज नेपोटिज्म करता है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। फिर अदालत ने अंजुम अकील खान को अगली समात पर जाती हैसियत में तलब किया। अंजुम अकील खान जो जीते हुए, जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, उन्होंने ये बात लिखी हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने फायदे के लिए इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस इल्जाम में केसेस को ट्रांसफर कर दिया। हाई कोर्ट के जज के हवाले से ऐसी जबान का इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत का नोटिस तो बनता है। उन्होंने कहा कि अगर जज पर लगाए गए इल्जामात गलत हुए तो वो जेल जाएगा और 5 साल के लिए नाहल हो जाएगा। उन्होंने इल्जामात लगाए हैं और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर भी उस पर जारी कर दिया। फिर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन के नए ट्रिब्यूनल को काम करने से रोकते हुए समात जो है वो 24 जून तक मुलतवी कर दी है। गुज़श्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के ट्रिब्यूनल जजेस की तब्दीली से मुतल्लिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमा थे, जिनकी दरखास्तों को पहले काबिल समात करार दिया। उस पर पहले उन्होंने समात की
कि ये काबिल समात हैं या नाकाबिल समात हैं, तो उन्होंने काबिल समात होने पे वो दरखास्तें मंजूर कर लीं। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के नशस्तों के ऐलान करदा फातहीन ने वफाकी दारुल-हुकूमत के वाहिद पोल ट्रिब्यूनल के सामने ज़ेर इल्तवा इंतखाबी दरखास्तों को किसी दूसरे ट्रिब्यूनल में मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी थी। और ये पेशरफ्त जो है ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए एक मुतनाज़ ऑर्डिनेंस जारी किए जाने के बाद सामने आई है, जिसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तौर पर हाजिर सर्विस जजेस की बजाय रिटायर्ड जजेस की तकर्री के लिए इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया गया कि आप इसे कर सकते हैं। चूंकि इस्लामाबाद में वाहिद ट्रिब्यूनल है, इसलिए मुकदमात को दारुल हुकूमत से बाहर मुंतकिल नहीं किया जा सकता, तो वो कहीं और जगह भी उसकी समाअत नहीं हो सकती। इसमें है एक NA 46, फिर एक है NA 47 और फिर एक NA 48। वहां से कामयाब जो उम्मीदवार करार दिए गए थे वो थे अंजुम अकील खान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम शहजाद। उन्होंने अपनी दरखास्तों में ना सिर्फ उनके खिलाफ इलेक्शन पटिशन के लिए किसी दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने का मुतालिबा किया, बल्कि उनकी दरखास्तों के हतमी नताए जाने तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने कार्रवाई रोकने की भी इस्तदा कर दी थी। अब इस मौके के ऊपर कानूनी सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में एक ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल है और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन मुकदमात को इस्लामाबाद से बाहर किसी ट्रिब्यूनल में मुंतकिल नहीं कर सकता। और रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने का इख्तियार देने वाले ऑर्डिनेंस को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया जा चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में अभी उसकी समाअत होना है। दरखास्त गुजारों ने अपना ये खदशा जाहिर किया हुआ है कि उन्हें ट्रिब्यूनल से इंसाफ नहीं मिलेगा, जहां उनके मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। उन्होंने हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर बात की और दूसरों ने जो बात की वो रिटायर्ड जजेस के ऊपर बात की हुई है। उसमें यह भी कहा गया कि मुनसिफाना ट्रायल ना होने से जो है वो हक इंसाफ जो है वो मुतासर हो सकता है, और मुनसिफाना ट्रायल का हक इंसाफ का संगे बुनियाद है। और उसमें आइन के आर्टिकल 10A का हवाला भी दिया गया। उसमें कहा गया कि इंतखाबी पटिशन में कुछ कानूनी सुकम हैं और नकाइस हैं जो काफ़ी अहम नौइयत के हैं और इंतखाबी पटिशन को खारिज करने की ज़रूरत है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि ट्रिब्यूनल ना सिर्फ इलेक्शन पटिशन के तमाम मुद्दा अलैहान को तलब किया, बल्कि समाअत की पहली ही तारीख में मुतल्लिका हुकाम से इलेक्शन का पूरा रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। उसमें कहा गया कि इंतखाबी पटिशन का दरखास्त गुजार जो है वो बदनीयती के साथ नहीं, कानूनी हक से महरूम करना चाहता है। अब इस मामले के ऊपर सवाल यह भी उठता था कि 180 दिन मुख्तस होते हैं, उसके अंदर फैसला करना होता है। अब जहां पे ये दिन गुजरे, नया ट्रिब्यूनल होगा, तो क्या नया ट्रिब्यूनल जो है वो अगले दिनों से समाअत करना शुरू करेगा, उसके 180 दिन अलग हो जाएंगे, या फिर पिछले दिन मिनहा करके ये जवाब बनाया जाएगा कि बाकी दिनों के अंदर करें? और अगर नहीं किया जाता तो फिर सवाल ये है कि 179वें दिन फिर उठ के वो कह दें कि हमें इनके ऊपर एतराज है, तो क्या फिर तब्दील कर दिया जाएगा? तो ये तो सिलसिला दर सिलसिला चलता रहेगा और उतनी देर में 5 साल भी मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो स्टैंड है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। तो दूसरी बात, बजट को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आज आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हो गई शहबाज शरीफ साहब से, तो बातें ये हो रही हैं कि अवामी मफाद के अंदर फैसले किए जाएं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आप शरह सूद को कम करके और सेल्स टैक्स में इजाफा करके जब आप लोगों के ऊपर चीज़ें डालेंगे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसने पिछले काफ़ी अरसे से अपने प्लांट्स को बंद किया हुआ है, वो किस तरीके से रवा होगी। दूसरी बात यह कि रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जिस हद तक लोगों ने अपना पैसा रोका हुआ है, क्या MNST स्कीम आएगी या उसमें पॉलिसी शिफ्ट किया जाएगा। तीसरी बात यह कि ज़राअत के शोबे में जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, वो अहदाफ किस तरीके से हासिल होंगे जब आपने किसानों की पीठ के अंदर एक छुरा घोंपा है। तीसरी बात यह कि आम जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जो आप एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को कम करना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर में भी बहुत सारे जो इदारे वो ऐसे हैं और बहुत सारी सनतें ऐसी हैं कि जो इंपोर्ट रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब आप इंपोर्ट रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्सेस का इजाफा करेंगे, तो फिर वो एक्सपोर्ट की कॉस्ट के अंदर जो इजाफा हो जाएगा वो उसको किस तरीके से बेयर कर सकेंगे। फिर बात अगली ये कि आप तवानाई के शोबे में यानी एनर्जी सेक्टर्स के अंदर मुतबादिल क्या लेके आएंगे कि जिससे एनर्जी कॉस्ट में भी कमी वाक़ई हो और आवाम को सहूलियात मिल सकें। क्योंकि यहां पर तो हम ये देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है। फिर बात एक ये आती है कि आप तवानाई के सेक्टर्स में रिफॉर्म्स तो नहीं कर पा रहे, लेकिन अवाम को आप सहूलियात देने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मुताबिक जो बाइंग पावर है वो लोगों की किस हद तक इस वक्त बाकी रह चुकी है। ये चीजों पे गौर करने की जरूरत है। अगर इस पे गौर नहीं किया जाएगा, बेशक आपको IMF, बेशक आपको वर्ल्ड बैंक मुस्तकबिल के लिए आपको पैसे अनाउंस करता रहे, तो आप उसी जगह पर खड़े रहेंगे और आपके पास
कोई राह निजात नहीं हो सकेगी। एक मुफस्सल उसके ऊपर तब्दीली लाने की जरूरत है, लेकिन वो तब्दीली जो है वो एक आंख हाथ से नहीं हो सकती। उसके लिए आंख देखने के जाविये तब्दील करना पड़ेंगे और मुख्तलिफ आंखों को शामिल करना पड़ेगा और मुख्तलिफ हाथ उसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेंगे, फिर कहीं जाकर बेहतरी आएगी। बसूरत दीगर हम जिस जाल के अंदर फंसे हुए हैं, इस जाल की चंद कतरियां आप कुतर के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आगे एक बड़ा जाल है। छोटे जाल से निकल के बड़े जाल में फंस जाएंगे, फिर क्या होगा? वहां पर मुख्तलिफ किस्म की मछलियां होंगी जो आपको शिकार करने के दर पे होंगी। कुछ तब्दीली कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।